पूर्व मध्यकाल में भारत में काफ़ी सारे राजवंश हुआ करते थे। उनमें से जो ज़्यादा राजवंश है वो हमें दक्षिण भारत में या पूर्व भारत में दिखते हैं। तो अगर इस वीडियो में दक्षिण भारत के जो अलग अलग डायनेस्टीज़ थे, अलग अलग जो राजवंश हुआ करते थे, उनके बारे में हम बात करेंगे, और जो पूर्व भारत में कुछ राजवंश थे उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो पल्लव डायनेस्टी है, ये दक्षिण भारत के सबसे जाने माने डायनेस्टीज़ में एक है। उनके जो कंट्रीब्यूशन है वो संस्कृति और कला, साहित्य, इन सब में दिखता है। तो पल्लव डायनेस्टी की जो समय है वो है circa 275 to 897 CE, या तो भी लगभग जो ये टाइम है इसको हम मानते हैं। तो जो जाने माने रूलर्स है इनमें से एक है महेंद्र वर्मन। एक जो है उनकी समय 600 to 630 ईसाई है। ये जो है तमिल संस्कृति को इन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिए। इनकी जो समसामयिक है पुलकेशिन II और हर्ष, इनकी तरह पुलकेशिन II और हर्ष की तरह महेंद्र वर्मन एक ने भी साहित्य की रचना किए हैं। तो मत्त विलास प्रहसन एक व्यंग है और इसको इन्होंने लिखा था। इसके साथ ही काफ़ी सारे जो रॉक का टेम्पल्स है महाबलीपुरम में, इनको भी इनके समय पे बनाया गया था। इसके साथ ही जब उनकी रिलीजियस बिलीफ या उनकी जो पर्सनल जो उनकी बिलीफ है उसकी बात होती है तो ऐसा माना जाता है कि वो शैव थे, और वो जो भक्ति सेंट अप्पर है उनसे काफ़ी जो है इन्फ्लुएंस हुए थे, तो वो एक शैवा थे। महेंद्र वर्मन I जो है उनको हराते हैं चालुक्यन रूलर पुलकेशिन II, और इस इंसिडेंट के बाद उनके जो सक्सेसर है नरसिम्हा वर्मन, वो जो है पल्लवा डायनेस्टी को वो सक्सीड करते हैं, इस वंश को वो सक्सीड करते हैं, और उन्होंने फिर जो चालुक्यस है उनको हराया और दोबारा से जो पल्लवा जो राज्य है उसको उन्होंने फिर स्वाधीन किया। तो उनको इसीलिए वाटापीकोंडा कहा जाता है। वाटापीकोंडा इसीलिए क्योंकि जो पुलकेशिन है, जो चालुक्यन रूलर है, उनका जो राजधानी है वो वाटापी हुआ करता था, और वाटापीकोंडा मतलब कि जो नरसिम्हा वर्मन है उन्होंने वातापियों को हराया है। जब हम उनकी जो प्रशासन की बात करते हैं तो कांचीपुरम उनका जो है मेन एक सिटी था, मेन सीट ऑफ पावर जो है। और इसके साथ ही जब हम उनकी जो रिलीजियस बिलीव्स की बात करते हैं तो वो हिंदू थे, और वो अलग अलग तरीके की जो वैदिक रिचुअल्स है, जैसे अलग अलग तरीके की यज्ञ को परफॉर्म करना, ये उनको वो मानते थे। इसके साथ ही जब हम कृषि की बात जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो कृषि ही उनका मुख्य अर्थव्यवस्था हुआ करता था। इसके साथ ही उनकी प्रशासन में जो हम एक जितना भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसकी बेसिस पर ये कह सकते हैं कि जो विलेज है वो सबसे बेसिक लेवल का एक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था। तो अगर हम जो उनकी जो प्रशासन को अगर हम एक पिरामिडल स्ट्रक्चर, एक जो पिरामिड की तरह देखें, तो सबसे नीचे का स्तर पर था गांव, जिनमें जो लोकल असेंबलीज होते थे वो प्रशासन को संभालते थे, और उनको सभा और उर कहा जाता था। इसके अलावा हम जो गांव है, जो विलेज की लेवल है, वहाँ पर हम जस्टिस भी करते हुए, जो जस्टिस है उसको भी डिलीवर किया हुआ देखते हैं। जैसे कुछ ऑफिशियल्स थे जिनको कहा जाता था धर्म सासाना। ये जो धर्म सासाना है ये जो है कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम करता था। इसके साथ ही जो राजा और जो गांव है, इन दोनों स्तर के बीच में और एक स्तर था प्रशासन का जिसको कोट्टम कहा जाता था। तो इसको आप एक पिरामिडल स्ट्रक्चर की तरह देख सकते हैं। जो पिरामिड की सबसे ऊपर होगा जो राजा है, और इसके सबसे नीचे होता था गांव, और इन बिटवीन विलेज एंड द किंग देयर वर कोट्टम। इसके साथ ही जो और एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश हुआ करता था दक्षिण भारत में, वो है छोल या छोला। इनकी जो समय है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 9 to 13 सेंचुरीज, जो ये टाइम पीरियड है इसमें वो रूल करते थे। और जब उनकी राजनीति की बात होती है कि किस तरीके का एक पॉलिटी उनका था, तो इस बात को लेकर एक छोटा सा विवाद भी है, बेसिकली डिबेट है। इसमें काफ़ी सारे अलग अलग जो इतिहासविद है उन्होंने अपना उनका जो मत है वो दिया है। तो एक नीलकांत शास्त्री है, उन्होंने ये कहा है कि जो छोला
राष्ट्र है या राज्य है वो सेंट्रलाइज था, तो वो केंद्रीकृत हुआ करता था, ये नीलकांत शास्त्री मानते हैं। और एक हिस्टोरियन है बर्टन स्टेन, वो कहते हैं कि जो ये विखंडित स्टेट हुआ था, ये जो छोला स्टेट है ये विखंडित था, सेगमेंटरी स्टेट था। द किंग हैड रिचुअल सवर्निटी, इसका मतलब कि जो राजा है उसको राजा माना जाता है एक तरीके की रिचुअल सवर्निटी की तौर पर। ऐसा नहीं कि सच में राजा के पास सवर्निटी था, वो बेसिकली एक रिचुअल की तरह उनको माना जाता था। तो एक देवता की तरह उनको एज ए सवरिन माना जाता था, और असल में उनकी जो पावर है वो ग्राउंड लेवल पर इतना नहीं था। ये बात बर्टन स्टेन कहते हैं। जबकि केशवन बेलूथत ये कहते हैं कि जो छोला स्टेट है वो एक फ्यूडल स्टेट था। इसमें एक फ्यूडलिज्म का हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि इसमें हम जो है अलग अलग तरीके की जो लेवल है, अलग अलग जो स्टेजेस है, इसमें लोगों को सवर्निटी को शेयर करते हुए देखते हैं। तो इसीलिए वो ये कहते हैं कि एक फ्यूडल स्ट्रक्चर है। नोबोरू काराशिमा और एक हिस्टोरियन है, और वो ये कहते हैं कि जो ये मॉडल्स है, जो एक सेगमेंटरी स्टेट या जो एक विखंडित या खंडित एक राष्ट्र की बात होती है, और जो है सामंतवाद की बात होती है, इन दोनों में खामियां है। इसीलिए हम इन दोनों को ही छोला स्टेट को समझने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो छोला स्टेट है उसमें एक ब्यूरोक्रेसी था, और साधारण तौर पर जो सामंतवाद है उसमें हम ब्यूरोक्रेसी या फिर ऐसा जो है ऑफिशियल्स का प्रेजेंस नहीं देखते हैं। तो इसीलिए हम सामंतवाद या सेगमेंटरी स्टेट, जिसमें एक रिचुअल सवर्निटी की बात हुई थी कि जो राजा है वो एक तरीके का स्पिरिचुअल हेड है, इसका हम प्रेजेंस एक्चुअली में नहीं देखते हैं। जबकि जो मंदिरें हैं उनमें जो छोल जो किंग थे उनके इमेजेस बनता था, लेकिन ये एक सिंबॉलिक था। एक्चुअली में जो छोला जो किंग्स हैं वो एक्चुअली पावर जो है उसको असर्ट भी करते थे। तो वो लोग सिर्फ रिचुअल सवरिन नहीं थे, वो लोग एक्चुअली में सवरिन थे। और इसके साथ ही उनके एक मंत्री भी होते, उनके एक मंत्री सभा हुआ करता था, एक ब्यूरोक्रेसी हुआ करता था। तो इसी कारण से हम इन दोनों थ्योरीज को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जो है शासक थे छोल जो राजवंश है इसमें, तो राजा राज छोला के बारे में हम बात कर सकते हैं। जो राजा राज छोला है वो जो उस समय पे जो अलग अलग राजवंश थे दक्षिण भारत में, साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया में, उनके साथ वो जो है वो अच्छे जो संपर्क बनाए रखते थे, रेसिप्रोकल रिलेशंस वो मेंटेन करते थे, और उनको अलग अलग तरीके की जो है गिफ्ट भी ऑफर करते थे, और कभी कभार वो ज़मीन भी एज ग्रांट ऑफर करते थे। सिर्फ रूलर्स को ही नहीं, इसके साथ ही वो जो मोनेस्ट्रीज़ है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ है, उन सब की अपकीप के लिए भी वो डोनेशंस देते थे। इसके साथ ही ये जो रूलर्स है जैसे श्री विजय है और कादारम है, ये सब भी इन मोनेस्ट्रीज़ के अपकीप के लिए डोनेशंस देते थे। इसके साथ ही राजेंद्र छोला भी जो अदर कंटेम्पोररी किंगडम्स थे साउथ ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया में, उनके साथ रेसिप्रोकल रिलेशंस मेंटेन करते थे। तो हम ये देखते हैं कि जब डिप्लोमेसी या लॉन्ग डिस्टेंस जो है अलायंसेस की बात होती है, तो छोला रूलर्स जो है ऐसी इस तरीके की अलायंसेस को मेंटेन करते थे। अब अगर हम उनकी प्रशासन को देखें तो छोल प्रशासन जो है ये काफ़ी जो है, इसके लिए आपको काफ़ी सारे मटेरियल भी मिलेगा अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो। कोई भी ऐसे किताबें हो उपेंद्र सिंह के लिखे हुए, या तो फिर रणवीर चक्रवर्ती ने भी लिखा है इस पर, रोमिला थापर है, और इसके साथ ही आर एस शर्मा है। तो आप कोई सा भी किताब जो आप उसको पढ़ सकते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए। जब प्रशासन की बात होती है तो अगेन लाइक पल्लवास, जो छोला प्रशासन है इसको भी आप एक पिरामिड की तरह आप इमेजिन कर सकते हैं कि सबसे ऊपर जो है उसमें वो किंग हुआ करते थे, और सबसे नीचे के स्तर पर जो विलेजेस है वो हुआ करता था। तो विलेजेस जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब वो सबसे नीचे होते थे, और वो काफ़ी सारे ऑटोनॉमी को एंजॉय करते थे। इसका मतलब कि उनके हाथ में काफ़ी सारे पावर था, उनके साथ काफ़ी सारे पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता था। तो उनकी जो उनका काम है उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि वो प्रशासन की काम करते थे, वो जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, जैसे जो अलग अलग तरीके के टैक्सेस को
कलेक्ट करना और जो रिसोर्सेस है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारे काम भी वो करते थे। तो जो गांव है, गांव के ऊपर का जो लेवल है उसको माना जाता था कुर्रम, और कुर्रम के ऊपर का जो डिवीजन है उसको कहा जाता था नादू, और जो नादू के हेड है उसको नट्टर कहा जाता था। और एक छोला रूलर कोलुत्तुंगा, उन्होंने और एक लेवल को इंट्रोड्यूस किया था नादू के ऊपर, जिसको वेलानादू कहा जाता था। तो वेलानाडु की जो हेड है उनको पेरियानात्तर कहा जाता था, और वेलानाडु के ऊपर का जो लेवल है उसको मंडलम कहा जाता था। मंडलम मतलब प्रोविंस, और इसके ऊपर जो हेड है वो था, जो किंग है वो। तो बेसिकली इसमें, इस स्ट्रक्चर में हम सबसे ऊपर जो राजा है उनको देखते हैं, और राजा के नीचे के स्तर पर हम अलग अलग प्रोविंसेस को देखते हैं जो मंडलम होते थे। उन मंडलम के नीचे के स्तर पर हम देखते हैं वेलानाडु, वेलानाडु के नीचे के स्तर पर हम देखते हैं नादू, और नादू के नीचे, सबसे नीचे के स्तर पर हम देखते हैं विलेज। और जो विलेज है, जो गांव है, उसमें जो असेंबलीज होते थे उनको या तो फिर उर कहा जाता था, नहीं तो फिर सभा। सो बेसिकली ये दोनों नाम जो है वो उनके लिए इस्तेमाल होता था। इसके साथ ही हम अगर प्रशासन की बात करें तो नागरम एक और भी यूनिट है। जो नागरम यूनिट है, इसमें जो बेसिकली सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उसकी बात करते हैं। इसके साथ छोला की बात, जो और जो राजवंश की हम बात कर रहे हैं उसमें है पाल। तो पाल जो है वो एक ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड थे, पाल डायनेस्टी, और उनकी जो समय है वो है 750 से लेकर 1161 CE। तो बेसिकली वो जो है छोल किंगडम से कंटेम्पोररी है। और उनमें जो उनका जो, हम अगर एग्जैक्ट लोकेशन को हम देखें तो जो अभी की जो नॉर्थ बंगाल है और बिहार है, उस एरिया पर वो रूल करते थे। और उनके कुछ जाने माने रूलर है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल। तो जो गोपाल है वो फाउंडर थे। जो धर्मपाल है वो जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों राजवंश जो है शामिल हुए थे, इसमें धर्मपाल भी एक थे। तो धर्मपाल जो है उन्होंने प्रतिहार और राष्ट्रकूट के साथ उन्होंने एक संघर्ष किया था, कनौज जो है उस एरिया को लेकर। धर्मपाल जो है उनका पराजय हुआ था, और इसके बाद वो कनौज छोड़कर आ गए थे। और इसके बाद दोबारा से वो कनौज की तरफ जो है उनके बाद में वो दोबारा से कनौज की तरफ उनका अपना जो है क्लेम है वो बढ़ाते हैं। तो बेसिकली धर्मपाल जो है वो जाना जाता है इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के लिए, कि कनौज एरिया के लिए वो कैसे राष्ट्रकूट और प्रतिहार जो राजवंश है उनके साथ संघर्ष करते हैं। सो ये काफ़ी सारे ऐसे कन्फ्रंटेशंस हुआ था, जिसमें जो इंद्रयुध है, ही वाज रिप्लेस्ड बाय हिज ओन प्रोटेजी चक्रयुध इन कनौज। जो ये जो काम है ये धर्मपाल ने किया था कि उन्होंने इंद्रयुध को हटाकर उनका अपना जो है छेला चक्रयुध उसको कनौज में रख दिया था, जिसके कारण से और एक संघर्ष हुआ था। इसके बाद देवपाल और एक पाल रूलर है जो है गुर्जरा, जो उस समय की और एक किंगडम है, उनके साथ संघर्ष के लिए जाना जाता है। एंड देवपाल जो है वो लास्ट पावरफुल पाल रूलर थे। तो जब हम पाल किंगडम की बात करते हैं तो उनको हमें ये ध्यान रखना है कि वो पूर्व भारत में हुआ करते थे, और उनकी जो उनकी जो आप कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं या तो फिर उनका जो खासियत है वो ये है कि वो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किए थे। जब हम उनकी संस्कृति की बात करते हैं तो वो बुद्धिज़्म को, जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ है उनको सपोर्ट करते थे, और कुछ मोनेस्ट्रीज़ उन्होंने बनाए थे सोमापुर और उदांतपुरी में। इसके साथ ही नालंद महाविहारा और विक्रमशिला महाविहारा को भी उन्होंने पेट्रोनाइज किया था। इसके साथ ही वो जो टेराकोटा आर्ट्स है, स्कल्पचर्स और कुछ साहित्य का जो कंपाइलेशन है उसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट जो राजवंश है वो है सेना। जो सेना डायनेस्टी है उनकी समय है 11-12 सेंचुरीज, और इनकी जो टाइम जो जोग्राफिकल एरिया है वो है बंगाल। सामंत सेना जो है उन्होंने इस डायनेस्टी की शुरुआत किए,
और कुछ जाने माने जो रूलर्स हैं उनमें है बल्लल सेना, लक्ष्मण सेना। जो बल्लल सेना है उनका जो उनका कैपिटल बल्लल धिपी, उसकी जो रिमेन्स है वो अभी भी अवेलेबल है। और जो है वो गौर एरिया को पाला जो है उनसे वो छीन कर लाते हैं। इसके साथ ही वो जो उनका क्षेत्र है उसको वो असम और उड़ीसा की तरफ बढ़ाते हैं। और उसके साथ ही उनके जो वेस्टर्न चालुक्यस है उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी था। इसके साथ जब लक्ष्मण सेना की बात होते हैं तो वो जो है साहित्य का एक पैट्रॉन थे। तो वो बड़े बड़े साहित्यकार जैसे जयदेव और ढोई उनको अपने कोर्ट पे, उनके जो नदिया में कोर्ट था वहाँ पे उन्होंने शेल्टर दिया था। इसके साथ ही उनकी संघर्ष हुई थी मोहम्मद बख्तियार खलजी के साथ, और इसके बाद फिर उनकी जो सेना डायनेस्टी है उसकी अंत होती है।